सब्सक्राइब करें कोटा स्टडी ट्यूटर्स को और हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, कोटा स्टडी ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जून महीने के टॉप 100 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी कोविड की वजह से जो एग्ज़ाम सितंबर में होने वाले थे वो भी पोस्टपोन हो रहे हैं। अभी एसएससी का फिर से नोटिफिकेशन आया है कि एग्ज़ाम्स अब अक्टूबर के एंड तक होंगे, तब का भी पता नहीं होंगे भी या फिर से पोस्टपोन हो जाएंगे। लेकिन इस साल जो भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं वो सब तो एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यानी पूरे साल 2020 का करंट अफेयर्स आएगा एग्ज़ाम्स में, अगर एग्ज़ाम्स 2021 में भी हुए तो आपको जो भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो न्यूज़ थी वो तो याद होनी ही चाहिए। इसलिए मैंने सोचा है कि वीकली या मंथली वीडियो लेकर आऊँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। तो ये पहला वीडियो है टॉप 100 मंथली करंट अफेयर्स का, और ये आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, जो इस चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, और यहाँ पर मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़कर बता दूंगा। तो पहले मैं इंग्लिश में पढ़ दूंगा, फिर उसको मैं आपको हिंदी में बता दूंगा बाद में। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डिक्लेयर इंटरनेट एज फंडामेंटल राइट। ओके, तो हमें बताना है कि पहला कौन सा स्टेट है जिसने इंटरनेट को फंडामेंटल राइट बताया है। ओके, तो ये स्टेट है केरला। यहाँ के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। यहाँ पर इनकी फ़ोटो दी गई है। तो पिनरई विजयन ने 1500 करोड़ के प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की थी। प्रोजेक्ट का नाम इन्होंने रखा था के-फोन, यानी कि केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। और इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट यानी कि इसका क्रियान्वयन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रेलटेल कॉरपोरेशन जो कि एक सरकारी कंपनी है, और एसआरआईटी एंड एलएस केबल्स जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। तो इन तीनों कंपनियों ने मिलकर इसका एग्जीक्यूट करने का बोला है। और इसमें गरीब बच्चों को फ्री इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा दिसंबर 2020 से। ओके, तो ये इस योजना को एग्जीक्यूट कब से किया जाएगा? दिसंबर 2020 से। और सीएम ने इसे यानी कि इंटरनेट को फंडामेंटल राइट बताया है। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि नेम द कंट्री विच प्रपोज्ड द नेम निसर्गा टू साइक्लोन विच हिट पार्ट ऑफ द इंडियाज वेस्ट कोस्ट गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो हमको बताना है कि उस देश का नाम को बताना है कि जिसने भारत के पश्चिमी तट, गुजरात और महाराष्ट्र के हिस्से पर आने वाले एक तूफान जिसका नाम क्या था? निसर्गा। तो इसका नामकरण कौन सी कंट्री ने किया है यहाँ पर? तो हमें बताना है कि जो भारत में निसर्गा नाम का साइक्लोन आया था तो इसका नाम निसर्गा किसने रखा है? तो यहाँ पर इसका नाम निसर्गा रखा है बांग्लादेश ने। ओके, तो बांग्लादेश ने इस तूफान यानी कि साइक्लोन का नाम रखा था जो कि अरेबियन सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अरेबियन सी में साइक्लोन आया था। ओके, और इसने गुजरात और महाराष्ट्र को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। तो इसका नामकरण किसने किया था? बांग्लादेश ने। जब भी कोई नया साइक्लोन आता है तो उसका नामकरण किसी न किसी कंट्री द्वारा किया जाता है, और इस बार इस साइक्लोन का नाम जो कि अरेबियन सी में आया था इसका नामकरण किया था बांग्लादेश ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये है कि विच इंडिया स्टेट हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री एज पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। यानी कि हमें बताना है कि एनटीसीए द्वारा हाईएस्ट पॉपुलेशन किसकी, टाइगर्स की, कौन सी कंट्री में है? ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ओके, तो एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन है, और कितनी पॉपुलेशन है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एमपी में टाइगर की पॉपुलेशन है 526। ओके, कितनी पॉपुलेशन है? 526। पिछले 8 सालों में हमारे देश में 750 टाइगर्स की डेथ हुई है। ओके, और सबसे ज़्यादा डेथ कहाँ पर हुई है? सबसे ज़्यादा डेथ भी किस में हुई है? एमपी में ही हुई है। ओके, लगभग कितनी डेथ हुई है एमपी में? 174 टाइगर की डेथ हुई थी एमपी में। ओके, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म रिसेंटली। ओके, तो बताना है कि कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच लॉन्च किया है। तो बताना है कि भारत का पहला वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म इसमें से कौन से राज्य की सरकार ने लॉन्च किया था?
तो इसको लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश की सरकार ने। ओके, तो इस प्लेटफॉर्म को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर लॉन्च किया था। और अब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब आता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आता है 5 जून को। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि गेरसेन वॉज डिक्लेयर्ड एज द समर कैपिटल ऑफ विच स्टेट और यूटी। ओके, तो बताना है कि गेरसेन को कौन से राज्य की समर कैपिटल डिसाइड किया है, डिक्लेयर्ड किया है। ओके, तो यहाँ पर इसको डिक्लेयर किया है उत्तराखंड की समर कैपिटल। ओके, तो उत्तराखंड की गवर्नर जिनका नाम था बेबी रानी मौर्य, उन्होंने गेरसेन जो कि कहाँ पर है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, उसे समर कैपिटल के रूप में अप्रूव दिया था। और विंटर के लिए तो आप सब जानते हैं कि विंटर की कैपिटल क्या है, तो विंटर की कैपिटल है देहरादून। यहाँ पर देख सकते हैं ये है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में इसका मैप को जूमिंग करके यहाँ बताया तो यह है गेरसेन। यहाँ से पहले तो जो विंटर की कैपिटल है वो तो है देहरादून, और जो समर कैपिटल किसको बना है, गेरसेन। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज़ रीनेम्ड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री एज एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री इन जून 2020। ओके, तो हमको इसमें बताना है कि किस राज्य ने, इसमें से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने जून 2020 में पर्यावरण मंत्रालय को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नाम दिया है। यानी कि इन्होंने अपने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री नाम कर दिया है इसका। तो यहाँ पर फोटो से आप पहचान ही जाएंगे, ये नामकरण किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। ओके, तो इसका नाम भी कब चेंज किया है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर ही चेंज किया था इसको भी। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड दैट रन्स डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन इन OHE इलेक्ट्रीफाइड रीजन। ओके, तो हमें बताना है कि OHE इलेक्ट्रीफाइड रीजन में डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला वर्ल्ड का पहला देश कौन सा है। ओके, तो इसका हम सबको बताइए, वर्ल्ड में किसने OHE इलेक्ट्रीफाइड रीजन में डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाई है, इंडिया ने। ओके, तो हमारा भारत दुनिया का पहला देश बना है जिसने डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को चलाया है ओवरहेड इक्विपमेंट इलेक्ट्रीफाइड रीजन में। ओके, और 7.57 मीटर हाइट के कॉन्टैक्ट वायर के साथ। और ट्रेन के इंजन पे के ऊपर आपने देखा होगा एल शेप का कुछ बना हुआ था, ऐसा कुछ एल शेप का ये ट्रेन का इंजन है, ऐसा मान लीजिए, जिसके ऊपर एल शेप का ऐसा बना होता है। ओके, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पेंटोग्राफ बोलते हैं इसको। ओके, और इलेक्ट्रिकल ट्रेन में पावर इसी से ली जाती है। तो इंडिया ने इसी पावर के सहारे डबल डेकर जो कंटेनर है, ये ऐसा ट्रेन तो ये चलाया है। ओके, अगले साल की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड द मिनिस्ट्री विच हैज़ लॉन्च्ड युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म। तो हमें बताना है कि युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ओके, तो इसको लॉन्च किया है MHRD मिनिस्ट्री ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ने। ओके, तो MHRD मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। उन्होंने युक्ति 2.0 पोर्टल लॉन्च किया था। ये प्लेटफॉर्म स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए बनाया था। कैसे, क्यों बनाया था इस प्लेटफॉर्म को, नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को बनाया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि नेम द पोर्टल विच वॉज लॉन्च्ड बाय PM मोदी टू हेल्प द स्मॉलर MSMEs बाय रिजॉल्विंग देयर ग्रीवियंसेस एंड कंप्लेंट्स रिसीव्ड ऑन द पोर्टल। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है उस पोर्टल का नाम इसमें बताना है जिसको PM नरेंद्र मोदी ने अपनी शिकायतों और पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समाधान करके छोटे MSME की मदद करने के लिए लॉन्च किया है। यानी कि कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि जो छोटे MSME होते हैं, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, उनके द्वारा जो शिकायतें आ रही थी, तो उनकी शिकायतों का जो समाधान करने के लिए PM मोदी ने एक पोर्टल लॉन्च किया था। तो हमें उस पोर्टल का नाम बताना है यहाँ पर। तो उस पोर्टल का नाम है यहाँ पर चैम्पियंस। ओके, तो हमारे PM ने इसे लॉन्च किया था चैम्पियंस पोर्टल को। और चैम्पियंस की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। तो चैम्पियंस की फुल फॉर्म यहाँ पर है
creation and harmonious application of modern processes for increasing the output and national strength. ओके, ये पोर्टल स्मॉल MSMEs को हेल्प करने के लिए बनाया है, उनकी शिकायतों, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए इस पोर्टल को बनाया था. ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो विच स्टेट हैज़ अडॉप्टेड फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड. तो किस राज्य ने औद्योगिक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सॉरी यहाँ पर चपटा नहीं है, फ्लैट आप सब लोग जानते होंगे, फ्लैट किसे कहते हैं, वही रहने वाले घर जो फ्लैट होते हैं इस तरह के. तो फ्लैट फैक्ट्री मॉडल को अपनाया है. तो किस राज्य ने फ्लैट फैक्ट्री मॉडल को अपनाया है यहाँ पर, तो वो अपनाया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने. ओके, तो उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि UPSIDA, जो कि यूपी गवर्नमेंट के अंडर में आती है, उन्होंने इस स्कीम को अडॉप्ट किया है. यानी कि वो सब इंडस्ट्री जो कि नॉन पॉल्यूटिंग है, यानी कि जो नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री जो होती है, जिनको ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे फ्लैट्स के अंदर भी अपने काम को कर सकती है. यानी कि जिनको नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री जो भी खोलना चाहता है, वो ऐसे फ्लैट के अंदर उसको खोल सकते हैं. ओके, तो इस मॉडल को कौन सी सरकार ने अपनाया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनाया है. अगले सवाल की तरफ चलते हैं. विच स्टेट हैज़ ऑब्जर्व्ड मास्क डे ऑन 18 जून 2020. तो हमें बताना है कि 18 जून 2020 को किस राज्य ने मास्क दिवस के रूप में मनाया है. तो इसको मास्क दिवस के रूप में मनाया है कर्नाटका की सरकार ने. यहाँ पर ये फोटो है किनकी, कर्नाटका के CM की, इनका नाम है येदुरप्पा. ओके, तो इन्होंने इस दिन को अनाउंस किया था. क्यों किया था, पब्लिक में अवेयरनेस फैलाने के लिए. ओके, कि हमें सैनिटाइज करके रखना है, मास्क लगाना है और डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है. तो इसी की अवेयरनेस फैलाने के लिए इन्होंने इसको मास्क दिवस के रूप में मनाया है 18 जून 2020 को. ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं. तो विच मिनिस्ट्री हैज़ साइंड MOU विथ SIDBI टू इंगेज SIDBI एज इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी फॉर PM स्वनिधि. तो किस मंत्रालय ने SIDBI को PM स्वनिधि की क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में संलग्न करने के लिए SIDBI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमको इतना सा बताना है कि कौन से मंत्रालय ने SIDBI को जो PM स्वनिधि योजना थी, तो इसके क्रियान्वयन का काम सौंपा है. तो ये इस क्वेश्चन में हमको बताना है. तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ओके, तो इसने MOU साइन किया है SIDBI के साथ में PM स्वनिधि योजना की एग्जीक्यूशन के लिए. ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने MOU पर साइन किया है SIDBI के साथ. मतलब PM स्वनिधि जो योजना थी, उनके इम्प्लीमेंटेशन का काम SIDBI यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा. तो मैंने अभी आपको ये बताया कि हमारी जो भारत सरकार ने SIDBI के साथ में एक MOU साइन किया है. क्यों, PM स्वनिधि योजना के एग्जीक्यूशन के लिए, कि SIDBI PM स्वनिधि योजना का एग्जीक्यूशन करेंगी. ओके, तो अब ये PM स्वनिधि योजना क्या थी, तो वही मैं आपको बता देता हूँ. तो ये एक स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, यानी कि उनको लोन दिया जाएगा SIDBI के द्वारा. तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में. अगले सवाल की तरफ चलते हैं. तो राजा परबा इज़ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट. ओके, तो हमको बताना है कि जो राजा प्रभा नाम का एक फेस्टिवल होता है, ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है. ओके, तो राजा प्रभा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है ओडिशा में. ठीक है, तो ये फेस्टिवल ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल ये 14 जून से 16 जून तक सेलिब्रेट किया गया था. ओके, और मानसून की शुरुआत में इसको मनाया जाता है. कब मनाया जाता है इसको, तो इसको मनाया जाता है मानसून के शुरुआत में. अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ. तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि विच IIT हैज़ पार्टनर्ड विथ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. ओके, इंडिया टू ऑफर रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन टू स्टोरेज सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन. ओके, तो हमको इसमें बताना है किस IIT ने संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि UNWFP के साथ भारत में भंडारण खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए अनुसंधान आधारित समाधान की पेश की है. ओके, तो कौन सी IIT ने पार्टनरशिप किया है किसके साथ में, यूनाइटेड नेशंस के साथ में. क्यों, भारत में, यानी कि भारत में जो स्टोरेज की फैसिलिटी
और जो फूड सप्लाई जो यानी कि जो फूड ग्रेन सप्लाई, इसकी सप्लाई कैसे करना है, तो इसके ऊपर काम करने के लिए यानी कि प्लानिंग तैयार करने के लिए भारत की किस आईआईटी ने पार्टनरशिप किया है, किसके साथ में, यूनाइटेड नेशंस के फूड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में पार्टनरशिप किया है इंडिया की इसमें से किसी एक आईआईटी ने, कि क्यों, स्टोरेज और फूड की सप्लाई की प्लानिंग करने के लिए। तो यहाँ पर इस आईआईटी द्वारा किया गया, आईआईटी दिल्ली द्वारा। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और आईआईटी दिल्ली ने हाथ मिलाया है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए कि उनको फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी मिल सके। इन दोनों की पार्टनरशिप का मेन एम यही है कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस डेवलप किए जाएं, अच्छी प्लानिंग की जाए स्टोरेज की, फूड ग्रेन्स को पहुंचाने की, और सब काम किसके द्वारा किया जाएगा, एफसीआई के द्वारा किया जाना है। तो ये दोनों मिलकर तो सिर्फ उनको प्लानिंग तैयार करके देंगे और एग्जीक्यूशन का सारा काम किसके द्वारा किया जाएगा, एफसीआई यानी कि फूड एफसीआई के द्वारा किया जाएगा पूरा काम यहाँ पर। ओके, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा पूरा काम किया जाएगा और इनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम मिला है किसको, आईआईटी दिल्ली और UNWFP को। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन टीबी पेशेंट इन 2019 व्हेन कंपेयर्ड टू 2018 एज पर इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 रिलीज्ड बाय सेंट्रल टीबी डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, तो हमको इसमें बताना है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय टीबी प्रभाग यानी कि डिपार्टमेंट, जो टीबी डिपार्टमेंट है, द्वारा जारी इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2018 की तुलना में 2019 में टीबी रोगियों में कितनी वृद्धि हुई है। तो हमको सिंपल से इसमें इतना बताना है कि अब पिछले साल 2019 में 2018 की तुलना में कितने टीबी के मरीजों की वृद्धि हुई है, यानी कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है टीबी के मरीजों में। जो मरीज 2018 में थे और जो 2019 में आए, तो 2019 में कितने प्रतिशत मरीजों की संख्या बढ़ी है, तो वहाँ वो हमको इस क्वेश्चन में बताना है। तो यहाँ पर इनका परसेंट इंक्रीज बढ़ा है 14%। ओके, तो हेल्थ मिनिस्टर जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन और मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट अश्विनी कुमार चौबे ने एनुअल इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 को लॉन्च किया था वर्चुअल इवेंट के माध्यम से। इस रिपोर्ट में बताया था कि 2019 में 24.04 लाख टीबी के पेशेंट थे और 2018 के मुकाबले 2019 में 14% की बढ़ोतरी हुई थी। तो ये किसने बताया था, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हेल्थ मिनिस्टर है, तो उन्होंने बताया था कि 14% की वृद्धि हुई है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो तिल्लारी फॉरेस्ट एरिया विच वॉज डिक्लेयर्ड एज कंजर्वेटिव रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो हमको बताना है कि तिल्लारी वन क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है। ओके, तो ये है महाराष्ट्र में। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र का मैप है, ये जूम करके दे दिया यहाँ पे। तो ये तिल्लारी, ढूंढिए आप कहाँ पर है, ये रहा यहाँ पर। तो ये है तिल्लारी फॉरेस्ट एरिया जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 29.53 स्क्वायर किलोमीटर के तिल्लारी फॉरेस्ट एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व एरिया डिक्लेयर किया है। ठीक है, यहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने तिल्लारी फॉरेस्ट एरिया को क्या डिक्लेयर किया है, कंजर्वेटिव रिजर्व एरिया डिक्लेयर किया है। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो नेम द स्टेट विच डेवलप्स इंडियाज फर्स्ट लाइकेन पार्क विच विथ ओवर 150 लाइकेन स्पीसीज। ओके, तो हमको उस राज्य का नाम बताना है जो 150 से अधिक लाइकेन प्रजातियों के साथ भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित करता है। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन में हमको इतना बताना है कि भारत का पहला लाइकेन यानी कि लीचेन पार्क कहाँ पर है। ओके, तो ये पार्क है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इंडिया का पहला लाइकेन पार्क कहाँ पर, मुनस्यारी में बनाया है। ओके, अब लाइकेन क्या होता है, तो लाइकेन को हिंदी में हम काई भी कहते हैं, जो हरी हरी आपने देखी होगी ऐसी, तो इसी को लाइकेन कहते हैं। ओके, ये पार्क कहाँ पर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये उत्तराखंड की पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज साइन एग्रीमेंट विथ यूनिसेफ एंड GAVI गवी टू सप्लाई pneumococcal conjugate vaccine to low income countries where is SII located। ओके, तो हमको बताना है कि SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कम आय वाले देशों को, यानी कि जिन कंट्रीज़ की इनकम कम थी, उनको न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन की आपूर्ति के लिए यूनिसेफ और GAVI के साथ समझौता किया है। तो हमको इस क्वेश्चन में तो समझौता तो कर लिया, लेकिन हमको इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो कहाँ पर है। ओके, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? पुणे में। तो हमको इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा था कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो हमने बता दिया पुणे में है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इट्स टेन्योर इन UNSC 2021 to 2022। तो हमको बताना है कि UNSC 2021-22 में अपने कार्यकाल के दौरान भारत का उद्देश्य क्या है। तो भारत का उद्देश्य क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सॉरी। तो हमको बताना है कि इसमें भारत का उद्देश्य क्या है इस कार्यकाल के दौरान। तो यहाँ पर भारत का उद्देश्य है नॉर्म्स। ओके, तो इंडिया का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव UNSC काउंसिल में नॉर्म्स को अचीव करने का है। अब नॉर्म्स क्या है तो वो बता देता हूँ। तो नॉर्म्स की मैं यहाँ पे फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको। तो ये नॉर्म्स की यहाँ पे फुल फॉर्म है न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी पुश्ड टू पॉवर्टी एंड फूड इनसिक्योरिटी इन साउथ एशियन रीजन इन नेक्स्ट 6 months अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ रिपोर्ट। ओके, तो हमको बताना है यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार 6 महीनों में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में कितने बच्चों को गरीबी और खाद्य असुरक्षा की ओर धकेल दिया जाएगा, यानी कि कितने जो बच्चे हैं वो गरीबी रेखा से नीचे आ जाएंगे UNSC की एक रिपोर्ट के अनुसार अगले 6 महीनों में। कौन सी? दक्षिण एशियाई क्षेत्र के। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 360 मिलियन बच्चे। ओके, तो यूनिसेफ की एक रिपोर्ट ने बताया है कि ऑलरेडी 240 मिलियन चिल्ड्रन पॉवर्टी में यानी कि गरीबी में जी रहे हैं, और अभी इस कोरोना पैंडेमिक की वजह से 120 मिलियन और पॉवर्टी लाइन से नीचे आ जाएंगे, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे? 360 मिलियन तक पहुंच जाएगा ये आंकड़ा। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया, जिसका नाम है विवेकानंदा योगा यूनिवर्सिटी, वॉज लोकेटेड इन विच सिटी। ओके, तो हमको इस क्वेश्चन में बताना है कि इंडिया के बाहर योगा यूनिवर्सिटी है, दुनिया की पहली योगा यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है विवेकानंदा योगा यूनिवर्सिटी। तो ये कौन सी सिटी में है? ओके, तो ये है लॉस एंजलिस में। ठीक है, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लॉस एंजलिस में है। कौन सी यूनिवर्सिटी? योगा यूनिवर्सिटी, जिसका नाम क्या है? विवेकानंदा योगा यूनिवर्सिटी। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। PM नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड ₹50,000 करोड़ गरीब कल्याण रोजगार अभियान टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड फॉर माइग्रेंट वर्कर्स रिसेंटली, विच इज़ द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। तो जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान था, तो हमको बताना है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो नोडल मिनिस्ट्री थी उसका नाम क्या है। ओके, तो यहाँ पर इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है उसका यहाँ पर नाम है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ओके, तो इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन यानी कि क्रियान्वयन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा किया जाएगा। ये योजना 67 लाख माइग्रेंट वर्कर्स के लिए है, यानी कि 67 लाख माइग्रेंट वर्कर्स के लिए है, और ये 6 राज्यों के लिए लॉन्च की गई है। उन 6 राज्यों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो 6 राज्य हैं बिहार, यूपी, MP, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा। तो इन 6 राज्यों के लिए इस स्कीम को चलाया गया था। ओके, और इसका इम्प्लीमेंटेशन किस मिनिस्ट्री द्वारा किया गया है? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन में इतना याद रखना है कि गरीब कल्याण
रोजगार अभियान स्कीम को चलाया गया था 6 राज्यों के लिए। उन 6 राज्यों के नाम मैंने आपको बता दिए, और इसका जो काम किया जाएगा इम्प्लीमेंटेशन का, वो किया जाएगा रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हु हैज़ अटेंडेड एज इंडियन डेलीगेशन इन रशियाज विक्ट्री डे परेड which commemorate the 75th anniversary of the victory of the Soviet people in Second World War। ओके, तो किसने रूस की विजय दिवस परेड में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के रूप में भाग लिया है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत लोगों की जीत की 75वीं वर्षगांठ मनाता है। ओके, तो हमको बताना है कि 75वीं वर्षगांठ किसकी, सोवियत पीपल की, जो मनाई गई थी कहाँ पर, रशिया में। तो उसमें इंडिया से किसने भाग लिया था, ओके, उस विक्ट्री डे परेड में। तो यहाँ पर फोटो देख सकते हैं आप, राजनाथ सिंह है, तो ये गए थे, इन्होंने अटेंड की थी वो परेड, जिसका कौन सी, रशिया की विक्ट्री परेड को इन्होंने क्या किया था, अटेंड किया था। ओके, तो ये परेड राजनाथ सिंह ने अटेंड की थी, जो कि मॉस्को के रेड स्क्वायर में 24 जून 2020 को हुई थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऐप टू ओपन करंट अकाउंट्स। ओके, तो यहाँ पर करंट अकाउंट्स ओपन करने के लिए कौन से बैंक ने अपनी तरह का एक ऐप लॉन्च किया है, ओके, ऐप को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर, तो उस बैंक का नाम है इंडसइंड बैंक। ओके, तो इंडसइंड बैंक जो कि इंडिया का न्यू जनरेशन बैंक है, इसने एक फैसिलिटी शुरू की है जिससे मोबाइल ऐप के माध्यम से हम करंट अकाउंट खोल सकते हैं। तो किस बैंक ने ये शुरू किया है, ये किया है इंडसइंड बैंक ने। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आरबीआई हैज़ क्रिएटेड पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है पीआईडीएफ, ऑफ वर्थ टू बूस्ट डिजिटलाइजेशन। ओके, तो आरबीआई ने डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया है। तो कितने का वो फंड बनाया, यानी कि उस फंडिंग में कितने रुपए का फंड बनाया है, वो तो हमको यहाँ पे ये बताना है। तो वो फंड बनाया है 500 करोड़ रुपए का। ओके, तो पॉइंट ऑफ सेल फैसिलिटी को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने 500 करोड़ के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की घोषणा की थी, जिससे कि जो स्मॉल टाउन्स और सिटीज़ हैं उनको डिजिटल बनाया जा सके। यहाँ पर पीओएस क्या है, जो भी मैंने शुरू में बताया आपको, पॉइंट ऑफ सेल, ये एक पेमेंट एक्सेप्ट करने की मशीन होती है। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की घोषणा की थी। कितने का फंड था वो, 500 करोड़ रुपए का फंड था वो। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेम द पब्लिक सेक्टर बैंक विच हैज़ क्रिएटेड सेपरेट वर्टिकल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट रिसेंटली। द डिवीजन वॉज हेडेड बाय संजीव नौटियाल। ओके, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उस बैंक का नाम हमको बताना है जिसने हाल ही में वित्तीय समावेशन और माइक्रो मार्केट के लिए अलग अलग कार्यक्षेत्र बनाया है, और जिसकी अध्यक्षता की है संजीव नौटियाल। ओके, तो उनकी अध्यक्षता में उस सार्वजनिक बैंक का नाम बताना है जिन्होंने FINMM के जरिए अलग से कार्यक्षेत्र बनाया है। तो यहाँ पर वो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो SBI ने, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई फैसिलिटी शुरू की है। तो इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो क्या किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई फैसिलिटी शुरू की है, शुरू की थी पहले ही जून में। ये फैसिलिटी उनके लिए हैं जो लोग एग्रीकल्चर और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वाले थे, यानी कि MSME वाले थे। उनके लिए फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए इसे अलग से बनाया गया है। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक अलग से फैसिलिटी शुरू की थी, किसकी अध्यक्षता में, संजीव नौटियाल की अध्यक्षता में। ओके, तो इसमें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और जो MSME से रिलेटेड है, उनके लिए अलग से फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगला सवाल है, हु हेडेड द पैनल फॉर्म्ड बाय सेबी टू सजेस्ट मेजर्स टू स्ट्रेंथन एनफोर्समेंट ऑफ सेबी।
तो सेबी की प्रवर्तन को मजबूत करने के उपायों का सुझाव देने के लिए सेबी द्वारा गठित पैनल का नेतृत्व किया गया है। तो किसने यहाँ पर नेतृत्व किया है? तो यहाँ पर इसका आंसर तो जाएगा अनिल दवे। ओके, तो यहाँ पर पैनल को अनिल दवे ने हेड किया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज भी है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी रह चुके हैं ये, जिनका नाम है अनिल दवे। और ये रिकवरी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए क्या उपाय किए जाएं, उसके लिए बनाया गया था ये पैनल। ओके, तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये पैनल क्यों बनाया गया था। ओके, तो ये पैनल बनाया गया है, जो रिकवरी सिस्टम है, लोन देते हैं तो उसको रिकवरी भी किया जाता है उसका, तो उसके रिकवरी करने के लिए एक पैनल बनाया था। तो उसको हेड किसने किया है? अनिल दवे ने। ओके, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच पोर्ट ट्रस्ट वॉज रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट एज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट। तो हमको बताना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पोर्ट ट्रस्ट में से किसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के रूप में नामित किया गया था। तो कौन से पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा गया है? तो ये है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। ओके, तो इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। ओके, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट इसका नाम रखा गया है। और इसकी घोषणा मोदी जी ने जनवरी में ही कर दी थी, और इसका नाम जून में बदला गया, यानी कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट इसका नाम रख दिया गया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो विच मिनिस्ट्री इज सेलिब्रेटिंग 2 वीक लॉन्ग संकल्प पर्वा इनिशिएटिव ऑफ प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। ओके, तो कौन सा मंत्रालय 2 सप्ताह तक चलने वाले संकल्प पर्व वृक्षों के पहल का जश्न मना रहा है? तो कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा इसको मनाया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ओके, इस पर्व को मनाने की घोषणा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने की थी, और इसके मिनिस्टर कौन है? प्रसाद सिंह पटेल ने संकल्प पर्व नाम के एक वृक्षारोपण अभियान की घोषणा की थी। ये 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक चला था ये अभियान। ओके, कब तक चला था? 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक इस अभियान को चलाया गया था। किसने किया था इसको सेलिब्रेट? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो What will be India's per capita income during fiscal year 2021 as per SBI report? तो हमको बताना है कि SBI की रिपोर्ट के अनुसार फिस्कल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या होगी। तो बताओ भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1.43 लाख। ओके, तो लॉकडाउन की वजह से पर कैपिटा इनकम कम हुई है, यानी 5.4% की कमी आएगी। मतलब वित्त वर्ष 2020 में 1.52 लाख से फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये 1.43 लाख हो जाएगी, यानी कि 1,43,000 कब हो जाएगी? 2021 में। पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और 2020 में कितनी है ये? 1.52 लाख, यानी कि 1,52,000 है, जो कि 2021 में 1,43,000 हो जाएगी प्रति व्यक्ति आय SBI की रिपोर्ट के अनुसार। ओके, और सबसे ज़्यादा नुकसान दिल्ली, चंडीगढ़ और गुजरात को होगा यहाँ पर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सेट अप स्वावलंबन क्राइसिस रेस्पॉन्सिव फंड टू फैसिलिटेट फ्री ऑनबोर्डिंग ऑफ MSMEs ऑन ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। ओके, तो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर MSME की मुफ्त ऑनबोर्डिंग की सुविधा के लिए किस संगठन ने स्वावलंबन संकट उत्तरदायी निधि की स्थापना की है? तो यहाँ पर यही है, स्वावलंबन क्राइसिस रेस्पॉन्सिव फंड की स्थापना किसके द्वारा किया गया है यहाँ पर। ओके, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इस फंड की स्थापना की है? किस फंड की? स्वावलंबन क्राइसिस रेस्पॉन्सिव फंड की स्थापना कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई है, वो हमको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये की है सिडबी, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो सिडबी ने बताया कि उन्होंने स्वावलंबन क्राइसिस रेस्पॉन्सिव फंड बनाया है स्मॉल, मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस की मदद के लिए। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो द एजुकेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जिसका नाम है स्टार्स
विच गॉट $500 million वर्ल्ड बैंक लोन विल बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया। तो शिक्षा सुधार परियोजना जिसका नाम है स्टार्स, इसके लिए जिसे कितना लोन मिला है वर्ल्ड बैंक से, $500 मिलियन का। तो इसको भारत के कितने राज्यों में लागू किया जाएगा? स्टार्स परियोजना को भारत के कितने राज्यों में लागू किया जाएगा जिसे वर्ल्ड बैंक से $500 मिलियन का लोन मिला है? ठीक है, तो इसको भारत के कितने राज्यों में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो हमें यहाँ पर ये बताना है। तो इसको 6 राज्यों में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके, तो अब मैं आपको बता देता हूँ स्टार्स की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। ओके, इस प्रोजेक्ट को 6 राज्यों के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इससे क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन को भी सुधारा जाएगा। ओके, किससे? स्टार्स परियोजना से जो स्कूल में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको सुधारा जाएगा। इसमें वर्ल्ड बैंक $500 मिलियन देगा। तो ये योजना 6 राज्यों में लागू की जाएगी। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ मच अमाउंट वॉज ग्रांटेड बाय वर्ल्ड बैंक टू रिजुविनेट द गंगा थ्रू सेकेंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट इन जून 2020। तो विश्व बैंक ने जून 2020 में गंगा को सेकेंड राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के माध्यम से इसका कायाकल्प करने के लिए, यानी कि इसको रिजुविनेट करने के लिए, दोबारा इसको अच्छे से तैयार करने के लिए कितनी राशि प्रदान की है? ओके, तो वर्ल्ड बैंक ने कितनी राशि प्रदान की है यहाँ पर? तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने $400 मिलियन दिया है गंगा नदी की कायाकल्प बदलने के लिए। ओके, यानी कि पूरा का पूरा इसको अच्छे से रिजुविनेट करने के लिए कितना अमाउंट दिया है वर्ल्ड बैंक ने? $400 मिलियन का। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो व्हाट विल बी इंडियाज ग्रोथ इन द ईयर फिस्कल ईयर 21 एज पर सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर्स स्पॉन्सर्ड बाय आरबीआई। तो आरबीआई द्वारा प्रायोजित, यानी कि आरबीआई द्वारा स्पॉन्सर्ड, यहाँ पर नाम है इसका, प्रोफेशनल फोरकास्टर्स के सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की वृद्धि क्या होगी? तो भारत की जो जीडीपी रेट बतानी है हमको यहाँ पर, किसके अनुसार? प्रोफेशनल्स फोरकास्टर्स के अनुसार। और इसको स्पॉन्सर किसने किया है? आरबीआई ने। ओके, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार फिस्कल ईयर 2021 के लिए भारत की जो वृद्धि दर है वो कितनी रहेगी? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 1.5%। ओके, तो आरबीआई ने 3 सर्वे किए थे, उनके आधार पर बताया कि यहाँ पर वृद्धि दर 1.5% रहेगी, यानी इस बार पिछली ग्रोथ की तुलना में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। आप यहाँ देख सकते हैं 1.5% की दर से वृद्धि दर होगी, तो कितनी कम है ये। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो व्हाट विल बी द ग्रोथ ऑफ इंडिया इन फिस्कल ईयर 2020 to 21 एज पर वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जून 2020। तो वर्ल्ड बैंक की जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट की रिपोर्ट आती है जून 2020 में आई थी, तो इस रिपोर्ट के अनुसार हमको बताना है 2020-21 के लिए इंडिया की ग्रोथ रेट क्या रहेंगी। तो आप यहाँ पर लगातार 2-3 क्वेश्चन में ग्रोथ रेट अलग अलग रिपोर्ट आती है, उनके अनुसार मैं आपको बता दूंगा। तो जो आरबीआई के द्वारा आई थी तो मैंने आपको बता दिया, इसके अनुसार कितनी है? 1.5%। और अगले जो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट निकाली थी उसके अनुसार यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो है 3.2%। ओके, तो ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने निकाली है और बताया कि जीडीपी दर यानी कि वृद्धि दर 3.2% पर सिकुड़ जाएगी। ये सब कोरोना की वजह से हुआ है और आगे भी ऐसा होगा और सिकुड़ती हुई दिखाई देती है। अगला सवाल है कि विच कंपनी हैज़ वॉन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर कॉन्ट्रैक्ट वर्थ $6 बिलियन रिसेंटली। तो हमको बताना है कि किस कंपनी ने हाल ही में $6 बिलियन का वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो सोलर कॉन्ट्रैक्ट को जीता है यहाँ पर। तो हम सबको पता है
अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा इस कॉन्ट्रैक्ट को जीता, यानी कि यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मिला है। ओके, तो ये सौर अनुबंध यानी कि सोलर कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को मिली है यहाँ पर, और अडानी 8 गीगावाट सोलर प्रोजेक्ट पर काम करेगा। यहाँ पर कितने, 8 गीगावाट सोलर प्रोजेक्ट पर अडानी यहाँ पर काम करेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल है, विच कंपनी हैज़ साइन क्लाइमेट प्लेज इनिशिएटिव अमेजन एंड ग्लोबल ऑप्टिमिज्म टू बिकम नेट जीरो कार्बन बाय 2040। तो किस कंपनी ने 2040 तक नेट जीरो कार्बन बनने के लिए जलवायु प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, तो हमको बताना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि कौन सी कंपनी ने क्लाइमेट प्लेस यानी कि जलवायु प्रतिज्ञा पर साइन किए हैं, किसके साथ, अमेजन एंड ग्लोबल ऑप्टिमिज्म के साथ में। तो यहाँ पर इन्फोसिस ने इनके साथ में पार्टनरशिप की है यहाँ पर। ओके, तो इन्फोसिस ने पार्टनरशिप की है अमेजन एंड ग्लोबल ऑप्टिमिज्म के साथ, और पर्यावरण में नेट जीरो एमिशन कार्बन के लिए अगले 2040 तक के लिए। ओके, तो आपको इतना से याद रखना है कि पर्यावरण को साफ रखने के लिए इन्होंने एक प्रतिज्ञा ली है कि हम नेट कार्बन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे साल 2040 तक, मतलब साल 2040 तक हम कार्बन का उपयोग बिल्कुल जीरो कर देंगे। ऐसा इन दोनों कंपनियों ने पार्टनरशिप किया है, और ये कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज लाएंगे जिससे कि कार्बन शून्य हो जाए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो व्हाट विल बी द जीडीपी ऑफ इंडिया इन 2020 एज पर एस्टिमेशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इससे पहले मैंने आपको दो की बता दिया, एक तो आरबीआई के द्वारा, एक वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसके द्वारा कितनी जीडीपी रहेगी भारत की, तो इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है। तो यहाँ पर इनके अनुसार 4.5% की रहेंगी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू आईएमएफ जून में उन्होंने अपडेट किया था कि इंडिया की जीडीपी 2020 के लिए 4.5 तक सिकुड़ सकती है, इतिहास में सबसे कम रहेंगी ये। साथ ही आईएमएफ ने ये भी बताया कि ग्लोबल ग्रोथ रेट नेगेटिव 4.9% तक रहेगी। यहाँ पर ग्रोथ जो वर्ल्ड की ग्रोथ, ग्लोबली ग्रोथ रेट की बात की गई, उसकी नेगेटिव बताया यहाँ पे कि नेगेटिव 4.9 तक रहेगी 2020 के लिए, और ये 1.9% पॉइंट कम है। ये एस्टिमेशन से जो अप्रैल 2020 में इन्होंने किया था, यानी कि इन्होंने अप्रैल 2020 में जो एस्टिमेशन किया था उसके अकॉर्डिंग अभी जो रिपोर्ट इन्होंने जून 2020 में निकाली है वो 1.9% कम है, यानी कि 1.9 पॉइंट कम है ये, किससे, अप्रैल में जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट निकाली थी उससे। अगला सवाल है कि नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमिटी ऑन सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के सेवा प्रदाता पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्ति का नाम बताना है हमको यहाँ पर। तो जो आईबीबीआई है उसकी सलाहकार समिति के जो चेयरमैन है उसका नाम हमको यहाँ पर बताना है, जो नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं उनका नाम। तो यहाँ पर उनका नाम है, इस क्वेश्चन का आंसर है टीवी मोहनदास पाई। यहाँ पर इनकी फ़ोटो है। तो अब ये आईबीबीआई क्या है तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये एक दिवालियापन बोर्ड है। इसमें दिवालियापन एजेंसी या प्रोफेशनल्स के लिए नियम और उनको कंट्रोल कैसे करना है और नियम को लागू कैसे करना है, ये सब शामिल है इस बोर्ड में। ओके, तो इस बोर्ड में मैंने आपको बता दिया क्या है कि जो दिवालियापन है, जो दिवालियापन एजेंसी यानी कि कोई एजेंसी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दिवालियापन हो चुकी है, दिवालिया हो चुकी है, तो उनके लिए कैसे नियम बनाने, कानून बनाने हैं। और कोई इंडिविजुअल आदमी भी है, उसको भी अगर वो भी दिवालिया हो चुका है तो उसके लिए भी कैसे कानून बनाने हैं, तो वो सब इस समिति के द्वारा देखा जाएगा वो सब काम। ओके, तो इसके जो चेयरमैन है वो किसको नियुक्त किया गया, टीवी मोहनदास पाई को। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फॉर्मर मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर ज्वाइन द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ
हैशटैग रेड डॉट चैलेंज कैंपेन रिसेंटली, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च दिस कैंपेन। तो हमको बताना है कि जो भी थोड़े दिन पहले हैशटैग रेड डॉट चैलेंज कैंपेन चला था, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको शुरू किया था, यानी कि इसको लॉन्च किया था, इस पहल को, रेड डॉट चैलेंज को, जिसको कि मानुषी चिल्लर ने भी ज्वाइन किया था इस पहल को। तो हमें ये बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया था, इस कैंपेन को। तो इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था यूनिसेफ के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड के द्वारा इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और बॉलीवुड भी सामने आया था इस चैलेंज को पूरा करने के लिए। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा इंस्टा पर ट्रेंड में था ये, कुछ सेलिब्रिटी हाथ में रेड डॉट बनाकर शेयर कर रहे थे, पोस्ट कर रहे थे, किस पर, इंस्टाग्राम पर। और इस चैलेंज का मतलब क्या है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पीरियड्स से जुड़ी जो घृणा है, इससे जुड़ी जो शर्म है, इसके बारे में बात ना कर पाने की जो बंदिश है, उसको तोड़ना इस चैलेंज का क्या था, मतलब इसका मतलब वही था। इस चैलेंज का मतलब कि हमें जो पीरियड से जुड़ी जो घृणा है और जिससे जुड़ी जो शर्म है, इसके बारे में जो बात नहीं करते हैं, तो उन सब बंदिशों को तोड़ना ही इस चैलेंज का क्या था, एम था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IIFL फिनांस। तो हमको बताना है कि IIFL फिनांस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर ये फ़ोटो देख सकते हैं आप, ये कौन है, इनका नाम है रोहित शर्मा। तो इनको IIFL फिनांस का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फिनांस एंड पॉलिसी, यानी कि फॉर 4 years with effect from June 22, 2020। तो हमें बताना है कि 22 जून 2020 से 4 साल के लिए राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर ये इनकी फ़ोटो है, इनका नाम है उर्जित पटेल। ओके, तो ये है RBI के पूर्व गवर्नर, इनको अपॉइंट किया है एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। और इन्होंने किसकी जगह ली है, तो इन्होंने जगह ली है विजय केलकर की। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल है कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब इन 233 ईयर्स। ओके, तो 233 वर्षों में मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, यानी कि पहली बार 233 सालों के इतिहास में पहली बार MCC की जो महिला अध्यक्ष है वो किसी एक महिला को बनाया है। तो कौन बनी है, उनका नाम बताना है हमको यहाँ पर। तो इनका नाम है यहाँ पर क्लेयर कॉनोर। ओके, तो यहाँ पर इनकी फ़ोटो भी है। पहली बार 233 सालों के इतिहास में किसी महिला को इसका अध्यक्ष बनाया है, इस क्लब का, इस क्रिकेट क्लब का। इनका नाम क्या है, क्लेयर कैनोर। ओके, तो ये इंग्लैंड की विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन रह चुकी है। इनको MCC की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनाया है। यहाँ पर MCC का मतलब है, मैंने आपको बता दिया, मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब। और इन्होंने किसकी जगह ली है, यानी कि इनसे पहले जो यहाँ के अध्यक्ष थे कौन थे वो, यानी कि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे कुमार संगकारा। तो इन्होंने कुमार संगकारा की जगह ली है यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल है, आनंदीबेन पटेल अज्यूम्स एडिशनल चार्ज एज गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश इन जून 2020। सी इज़ द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। ओके, तो इन्होंने जून में एक एडिशनल चार्ज लिया था एज अ गवर्नर। तो कौन से स्टेट का इन्होंने, ये तो वैसे मध्य प्रदेश की गवर्नर है, इन्होंने एक एडिशनल चार्ज लिया था कौन से राज्य का, तो यहाँ पर इन्होंने उत्तर प्रदेश का एडिशनल चार्ज लिया था। और मैं आपको एक बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन थे, जिनका नाम था लालजी टंडन, और उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। 1 महीने से वो बीमार थे। तो उस टाइम पे आनंदीबेन पटेल को, यानी कि इनको एडिशनल गवर्नर बनाया था उत्तर प्रदेश का,
क्योंकि लालजी टंडन वो बीमार चल रहे थे और अभी उनका निधन हो गया है। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हु इज़ द ओनली क्रिकेट प्लेयर फीचर्ड इन फोर्ब्स टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स ऑफ 2020 लिस्ट टॉप्ड बाय रॉजर फेडरर। ओके, तो फोर्ब्स के अनुसार हमको बताना है कि टॉप 100 सबसे अधिक कमाने वाले एथलीटों में एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी कौन से हैं। तो फोर्ब्स की रिपोर्ट फोर्ब्स की हर साल आती है, तो इसमें टॉप 100 में पहला नाम क्रिकेट खिलाड़ी का आया है। वो कौन है? विराट कोहली। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी फ़ोटो, तो विराट कोहली है। और इस लिस्ट को टॉप किसने किया है? रॉजर फेडरर ने। ओके, तो कोहली यहाँ पर 66 रैंक पर रहे हैं 26 मिलियन यूएस डॉलर के साथ, और रॉजर फेडरर ने यहाँ पर टॉप किया है 106 मिलियन यूएस डॉलर के साथ में। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच इंडियन राइटर हैज़ वॉन 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। ओके, तो विच इंडियन राइटर हैज़ वॉन 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज फॉर एशिया रीजन फॉर द स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। तो टी एंड स्नैक्स, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स कहानी के लिए किस भारतीय लेखक ने या फिर लेखिका कहें, तो इन्होंने 2020 कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार जीता है। ओके, तो यहाँ पर ये लेखिका है, इन्होंने किसके लिए? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स नाम की स्टोरी इन्होंने लिखी थी, इसके लिए इनको प्राइज़ मिला है। तो हमको बताना है इनका नाम क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर इनकी फ़ोटो है, इनका नाम है कृतिका पांडे। ओके, तो ये 29 साल की है और ये कहाँ से है? रांची से ही है, तो इनको ये प्राइज़ मिला है। अगला सवाल है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। तो वर्ष 2020 के लिए EY विश्व उद्यमी के रूप में किसे नामित किया गया है? ओके, तो यहाँ पर इनका नाम है किरण मजूमदार शॉ। ओके, तो ये तीसरी भारतीय है जिसे ये अवार्ड मिला है। इससे पहले ये 2 लोगों को ये अवार्ड मिल चुका है भारत के। पहले है उदय कोटेक और दूसरे हैं नारायण मूर्ति, जिनको भी ये अवार्ड मिल चुका है। और ये तीसरी है, ये पहली महिला है जिनको ये अवार्ड मिला है भारत की। इनका नाम है किरण मजूमदार शॉ। अगला सवाल, फाइंड द एयरपोर्ट विच रिसीव्ड प्लेटिनम रिकॉग्निशन अंडर 1535 MPPA इन एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2020। ओके, तो एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स मान्यता 2020 में प्लेटिनम मान्यता, यानी कि एयरपोर्ट्स को अलग अलग मान्यता दी जाती है, प्लेटिनम, गोल्ड, ऐसा मान्यता दी जाती है एयरपोर्ट्स को। तो प्लेटिनम रिकॉग्निशन में कौन से हवाई अड्डे को यहाँ पर रखा गया है, तो उसका नाम हमको बताना है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर उसका नाम है राजीव गांधी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर हैदराबाद के एयरपोर्ट को हाईएस्ट प्लेटिनम रिकॉग्निशन मिला है, क्योंकि इन्होंने इफ़ेक्टिव वाटर मैनेजमेंट किया था। 15 से 35 मिलियन पैसेंजर के लिए हर साल ये लोग वाटर मैनेजमेंट करते हैं इफ़ेक्टिव तरीके से, इसलिए इनको ये मान्यता मिली है, यानी कि इनको ये रिकॉग्निशन मिला है, प्लेटिनम रिकॉग्निशन, हाईएस्ट प्लेटिनम रिकॉग्निशन, क्योंकि ये हर साल 15 से 35 मिलियन पैसेंजर्स के लिए अच्छी तरह से इफ़ेक्टिव वाटर मैनेजमेंट करते हैं। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हु हैज़ रिसीव्ड द 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरिएट। ओके, तो हमें बताना है कि 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार को किसने प्राप्त किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर इनका नाम है रतन लाल। ओके, ये 76 साल की इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट हैं, इनको मिला है ये प्राइज़। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हु बिकम्स द फर्स्ट एवर वुमेन टू रीच डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशियन, द चैलेंजर डीप। तो बताना है कि समुद्र की सबसे गहरी पॉइंट, जिसका नाम है चैलेंजर डीप, तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो इस क्वेश्चन में सिंपल सा इतना सा बताना है कि जो सबसे गहरा पॉइंट है जिसका नाम क्या है? चैलेंजर डीप, तो वहाँ तक कौन सी महिला पहुँची है। तो इनका नाम है यहाँ पे कैथी सुलेवन। यहाँ पे इनकी फ़ोटो देख सकते हैं ये।
तो ये है 68 साल की कैथी सुलिवन। ये नासा की एस्ट्रोनॉट रह चुकी है और ये ओशिनोग्राफर भी है और ये पहली फीमेल है जो डीपेस्ट पॉइंट जिसका नाम चैलेंजर डीप तक गई है। ओके, तो आज की वीडियो में हम 50 क्वेश्चन रखते हैं, यानी कि टॉप 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये तो पहला पार्ट था ये हमारी वीडियो का, और अगला पार्ट भी आ जाएगा टॉप 50 क्वेश्चंस का वापस से, जिसमें आप टॉप 50 क्वेश्चन और देख सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को, ताकि आपको और नई वीडियो मिल सके। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करें। सो टेक केयर, बाय बाय, ऑलवेज बी स्मार्ट। जय हिंद, जय भारत।